नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो आपका जीपीपी का कोर्स है उसकी बात हो रही है। उसमें आज दूसरी क्लास रहने वाली है हमारी। ठीक है, पहली क्लास की बात करें तो हमने सीड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखी थी कि सीड टेक्नोलॉजी है क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, सीड क्या होता है, ये सारी बातें हमने देख ली थी। ठीक है, सीड से ही रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि आपके हम कहते हैं कि अलग अलग क्लास होती है, क्लासेज ऑफ सीड। ठीक है, तो वो चीज और साथ में डेवलपमेंट ऑफ सीड, ये चीज, ये दोनों जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, क्लासेज की बात करें तो क्लासेज आपको जो है पहले आपने कई सेमेस्टर में पढ़ी हुई होगी। ठीक है, और नहीं भी पढ़ी होगी तो भी हम इनको बता देंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीड की बात करें तो बेसिकली हम फर्टिलाइजेशन से या पोलिनेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में डेवलपमेंट की सारी प्रोसेस हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो सीड से रिलेटेड चीजें हैं। इसके बाद में दूसरा आता है कि जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये आपका, आप मान लो सीड प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें सबसे जो मेजर आपको चैलेंज देखना को मिलता है कि जेनेटिक प्योरिटी को कैसे बना के रखें। जेनेटिक प्योरिटी को कैसे बना के रखे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें इस कोर्स में आपको यही देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से हम जो जेनेटिक प्योरिटी है या फिजिकल प्योरिटी है उसको बना के रखे, क्योंकि एक बार बीज खराब हो गया उसके बाद में उसको आप दोबारा से सुधारोगे नहीं, उसको बना के रखना, उसको मेंटेन रखना, ये चैलेंज है। ठीक है, उसके बाद में सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है यदि बीज खराब है तो। ठीक है, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीड को समझना, सीड क्या है, और दूसरी चीज कि सीड प्रोडक्शन में हम जो आपका ये है प्योरिटी है इसको कैसे बना के रखें। ठीक है, ये चीज है और इसी चीज को हम कहते हैं डिट्रियोरेशन। अभी हम बात करेंगे, क्षय उसको कहते हैं। ठीक है, डिट्रियोरेशन, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले देखो दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। जब हम सीड की बात करते हैं तो सीड के लिए हम ये कहते हैं कि सीड हमारा क्या होता है, मेच्योर ओव्यूल होता है। ठीक है, मेच्योर क्या होता है, मेच्योर एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। पहली बात तो वो मेच्योर हो चुका है, पूरी तरह से पक चुका है। दूसरी बात, उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो चुकी थी। ठीक है, तो बीज का निर्माण कहां से प्रारंभ होता है, ये चीज एक तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीज का निर्माण जो होता है हमारे यहां से प्रारंभ हो जाता है। आपने देखा होगा ये आपके क्या है, ये आपके घड़े के जैसा दिख रहा है लेकिन घड़ा है नहीं। ठीक है, ये फ्लावर है। ठीक है, और फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहां से पोलन ग्रेन यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं, यहां पर आने के बाद में यहां पर पोलन जर्मिनेशन होगा। ठीक है, पहले तो पोलिनेशन हुआ, पोलन यहां से उड़कर यहां आए, इस चीज को हम कहते हैं पोलिनेशन। ठीक है, परागण, परागण हो गया। उसके बाद में पोलन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही यहाँ आकर गिरेंगे यहाँ कुछ केमिकल्स होते हैं जो पोलन के अंदर जाएंगे और पोलन को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे कि तू सही जगह आया है। ठीक है, तू अपना काम प्रारंभ कर दे। उन केमिकल्स का फॉलो करते हुए, उन केमिकल्स को फॉलो करते हुए यहाँ से एक पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। वो नीचे ग्रोथ करती है, केमिकल्स की वजह से ग्रोथ करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है अंडा से देखने को मिलता है, इसमें 3 कोशिकाएं इस प्रकार की और 2 कोशिकाएं डबल केंद्रक वाली, एक कोशिका बीच में होती है। ठीक है, यहां से ये घूमकर यहां पर आकर अटैक करता है, अंदर घुसता है। ठीक है, पोलन ट्यूब में क्या होता है, तो पोलन ट्यूब में 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 नर युग्मक, हमेशा ध्यान रखना 2 आते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 नर युग्मक है, ये पहला आकर इस अंड सेल से आकर क्या हो जाता है, मिल जाता है, इससे आकर मिल जाता है। और आपका जो हम कहते हैं ना, जिसको हम कह रहे हैं कि ये चारों ओर का जो मुख्य रूप से एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, एम्ब्रियो का निर्माण यहां हो गया और ये जो दूसरा आकर पोलन यहां आकर मिलता है तो ये आपका एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ये 3n होता है क्योंकि 2n तो इसमें मौजूद थे, एक n अंदर से आया और मिल गया, तो ये 3n होता है। और इसको हम मुख्य रूप से
क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम ये कहते हैं कि प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से पोलन जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन होकर अंदर आया, अंदर आकर यहाँ पर पहले जो है एक कोशिका से मिलता है, अंड कोशिका से मिलता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन फर्स्ट कह रहे हैं। दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, इसको हम दूसरा फर्टिलाइजेशन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो पहले पोलिनेशन हुआ, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 प्रक्रियाएं तो ये हो गई, ध्यान रखना दोनों का। फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर हो गया। तो इसका जो ये जो एग सेल है उसका और जो नर युग्मक है, ठीक है, जो पोलन में जो आपका हम कहते हैं कि छोटा भाग है, उसका मिल जाना ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ आकर इसका कांटेक्ट में आ जाना, मिल जाना ही फर्टिलाइजेशन है। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये जो आपका ये एग है, इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये 3 कोशिकाएं थी, ये 3 कोशिकाएं थी, और ये यहाँ पर तो क्या बन गया, यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, ये दोनों बन गए। इसके अलावा अब ये जो कोशिकाएं हैं, ये सारी कोशिकाएं क्या करती है, अपना अपना काम करने लग जाती है। किस प्रकार से, ये क्या करेगा, ये बढ़कर पोषण देने का काम करेगा। इसका काम क्या है, पोषण देना। ये जो बाहर वाला हार्ड कवर है, ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तभी तो बीज का निर्माण होगा, ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो है ये आपका थोड़ा थोड़ा सेंटर में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, टोटल मिलकर आपका बीज का निर्माण यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से बीज का निर्माण होता है। इस चीज को ध्यान रखोगे आप, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सीड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो बीज क्या है, बीज कैसे बनता है, ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चल के इनका यूज होगा, इन टर्मिनोलॉजी का हम यूज करेंगे, इसलिए ये आपको बताई जा रही है। इसके बाद में दूसरी चीज क्या है, ठीक है, दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज आपको देखने को मिलती है डिट्रियोरेशन। ठीक है, ये डिट्रियोरेशन क्या होता है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं एक बार। इसको हम हिंदी में सही बोलते हैं या कमी बोल देते हैं कि कमी हो गई है। ठीक है, अब किस चीज की कमी हो गई है, कैसे हो गई है, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, मान लो आप यहाँ पर सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, तो सीड प्रोडक्शन में सबसे चैलेंजिंग चीज क्या है कि सर सबसे चैलेंजिंग चीज तो यही है कि बीज क्या हो जाता है, कभी कभी उसमें बाहरी कोई भी जो आपकी वैरायटी है उसके गुण आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी जेनेटिक प्योरिटी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक तो जेनेटिक प्योरिटी होती है और एक होती है फिजिकल प्योरिटी। ठीक है, फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी। तो आपका जो बीज यदि उसकी जेनेटिक प्योरिटी फिजिकल प्योरिटी खराब हो जाती है, ठीक है, मान लो ये दोनों चीजें, जेनेटिक प्योरिटी भी कम हो गई, फिजिकल प्योरिटी भी उसमें जो है कम हो गई, तो फिर क्या होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं डिट्रियोरेशन। अभी जो शब्द पढ़ के आए हम, ये सीड डिट्रियोरेशन का मतलब, डिट्रियोरेशन का मतलब यही होता है, डिट्रियोरेशन। ठीक है, ये जो बीज सही है इसको हम बोल सकते हैं बीज सही। ठीक है, या सीड डिट्रियोरेशन, इसका मतलब होता है इसकी जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, बीज क्या हो चुका है, जेनेटिकली खराब हो चुका है। ठीक है, तो पहले तो ये पढ़ेंगे कि इसके कारण क्या है। ठीक है, जो बीज खराब हो रहा है उसके कारण क्या है, और दूसरा ये पढ़ेंगे कि उसको हम बचा कैसे सकते हैं, बीज को खराब होने से बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये जो डिट्रियोरेशन है इसमें आपके क्यूज दे रखा है सिलेबस में कि इसके कारण बताइए। ठीक है, तो ये जो क्षय होता है, बीज में जो कमी आ रही है, इंप्योरिटीज बढ़ रही है, इसके कई कारण होते हैं और ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। पहला कारण ये है कि हम आइसोलेशन
जो दूरी है आपकी, ठीक है, जो डिस्टेंस है, आइसोलेशन डिस्टेंस है, उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। किसको? आइसोलेशन डिस्टेंस को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। पहली बात, आइसोलेशन डिस्टेंस, इसको क्या नहीं कर पा रहे हैं? मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, फिजिकल इम्प्योरिटीज, फिजिकल इम्प्योरिटीज कैसे बढ़ती है? जैसे मान लो जो है आपका थ्रेसिंग थी, आपने हार्वेस्टिंग की, अब दूसरी थ्रेसिंग आप जब लेकर आ रहे हो तो उस थ्रेसिंग की आपने अच्छे से सफाई नहीं की, ठीक है, उसकी वजह से उस थ्रेसिंग में जो पहले से मौजूद जो बीज थे वो आपके बीज में मिल गए, ठीक है, ऐसे हो सकता है। या मान लो आपने जो बैग इस्तेमाल किया, जो कट्टा इस्तेमाल किया जिसमें आप डाल रहे हो, उसमें पहले से ही कोई बीज मौजूद थे, उसकी वजह से भी फिजिकल इम्प्योरिटीज आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं। इसके अलावा एक कारण होता है क्रॉस का, क्रॉसिंग हो जाना, या इसी को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन हो जाना, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन बढ़ेगा, इसका मतलब पौधों में क्या होगा? गुणों की अदला बदली होगी, गुण नहीं आएंगे, जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आएगा तो फिजिकल प्योरिटी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, जेनेटिक प्योरिटी खराब हो जाएगी। तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि आपके किसमें, जो सीड डिट्रियोरेशन है इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बीज क्षय इसको हम कहते हैं। क्षय का मतलब यहाँ पर क्वालिटी में क्षय हो रहा है, ठीक है। किसमें हो रहा है? क्वालिटी खराब हो रही है उसकी। अब वो चाहे फिजिकल प्योरिटी के रूप में हो, चाहे वो जेनेटिक प्योरिटी के रूप में हो, चाहे वो और कोई कारण हो, उसमें पत्थर आ गया, कंकड़ आ गए, कोई भी दूसरे बीज मिल गए, दूसरी क्रॉप के बीज मिल गए, कोई भी कारण हो, लेकिन यदि हो रहा है तो वो आपका बीज सीड डिट्रियोरेशन ही कहलाता है, ठीक है, डिट्रियोरेशन। इस चीज के बाद में हम रोक कैसे सकते हैं, ठीक है, इन चीजों को हम रोकेंगे कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो रोकने के लिए हम ये कहते हैं कि आइसोलेशन दूरी मेंटेन करनी है, उनको क्रॉप्स को पास पास में नहीं उगाना है, ठीक है। जिन क्रॉप्स के हम बीज तैयार कर रहे हैं उनको दूर दूर रखो। जैसे अलग अलग क्रॉप्स के लिए हम पढ़ते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है उनके लिए 3 मीटर 5 मीटर ये दूरी रखते हैं, ठीक है। जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनमें 500 मीटर 1000 मीटर अलग अलग दूरी होती है, 1200 मीटर ये रखते हैं। तो ये क्यों रखी जाती है? ताकि उनमें इम्प्योरिटीज ना बढ़े, ठीक है, उनमें इम्प्योरिटीज ना बढ़े। ये चीज करने के लिए हम क्या करते हैं? फिजिकल प्योरिटीज में हम क्या कर सकते हैं? इम्प्योरिटीज में तो जो आपका बैग है उसको साफ सुथरा करके ही जो है आप सीड को डालेंगे। इसके अलावा थ्रेसिंग की अच्छे से सफाई करेंगे। इसके अलावा और जो हम इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं उनमें भी बीजों की जो है पहले से सफाई अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद में ही आपको क्या करना है? थ्रेसिंग को चलाना है, थ्रेसिंग का यूज करना है, ठीक है। या और कोई जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में ले रहे हैं उनमें ये चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद में बात करते हैं क्रॉसिंग का, ठीक है। किसकी बात करते हैं? क्रॉसिंग की। तो क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए भी आइसोलेशन डिस्टेंस जरूरी होती है, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस बनाए रख सकते हैं, उससे भी क्रॉसिंग बचती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आज हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक रहने वाला है और इजी टॉपिक है। ज्यादा जो है हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है या मान लो बहुत ज्यादा जो है हार्ड टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, ठीक है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। यहां से सबसे पहले बात करते हैं, यहां से बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड विद पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि सीड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पॉलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, इनको भी हम समझेंगे। सबसे पहले बीज विकास एक जटिल प्रक्रिया है, स्वाभाविक सी बात है, काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें 3 स्टेज मुख्य रूप से होती है, वो आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी ये तीनों स्टेज जो है वो आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक बार पॉलिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है? तो पोलन्स क्या होते हैं? एक जगह से जो परागकण है वो उठकर कहां जाएंगे? मादा भाग पर, जो स्टिग्मा है वहां तक पहुंच जाएंगे, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में हम मुख्य रूप से ये कहते हैं कि जो पोलन्स है वो उसी फूल पे या उसी प्लांट के दूसरे फूल पे ऑटोगेमी होते हैं, यानी कि वहां तक चले जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को आप ऑटोगेमी भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलते हो? ऑटोगेमी भी इसको कहते हो, तो ये ध्यान रखना। ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन एक ही होता है। इसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एलोगेमी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, ये लिख लेना, ठीक है। ये दोनों चीजें
लिख लेना, यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। पोलिनेशन एजेंट की बात करें तो वाइंड के द्वारा पोलिनेशन हो रहा हो तो एनिमोफिली हो जाता है, इंसेक्ट के द्वारा एंटेमोफिली हो जाता है, बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथोफिली हो जाता है, पानी के द्वारा होता है हाइड्रोफिली हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, सारी आपने पहले पढ़ ली होगी। फर्टिलाइजेशन की बात हम कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो फर्टिलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो आपके फीमेल पार्ट में होगी, जो फ्लावर है उसका फीमेल पार्ट है उसमें होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो जो नर युग्मक है, मेल गेमेट है, जो नर युग्मक है मेल गेमेट है, वो मादा फीमेल युग्मक जो कि आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका अंड कोशिकाएं थी, 3 कोशिकाएं ऊपर 3 कोशिकाएं नीचे, और यहाँ से जो आकर ये यहाँ पर घुसा था। ठीक है, और जो नर युग्मक थे और मादा युग्मक यहीं पे मिल गए थे, तो इसको ही हमने फर्टिलाइजेशन कहा था। इसमें होता क्या है, तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप पोलन क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, पिस्टल में, उसके बाद में पोलन ट्यूब के द्वारा ग्रोथ करता हुआ स्टिग्मा की ओवरी तक पहुंचता है, नीचे तक पहुंचता है, और वन मेल गेमेट फ्यूज विद एग फॉर्म ए जाइगोट। एक मेल, जो मेल आपका वो होता है गेमेट होता है, वो तो किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, जाइगोट का निर्माण कर लेता है। और दूसरा जो होता है वो क्या कर लेता है, पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में है उससे मिलकर, ठीक है, उससे मिलकर क्या बना लेता है, ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n होता है, ट्राइप्लॉइड होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या है, 3n है। और क्यों है, क्योंकि ये पहले से ही क्या था, पोलर न्यूक्लियाई था, इसमें 2 न्यूक्लिक जो न्यूक्लियस थे वो उपस्थित थे। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा होता है, और यही कारण होता है कि प्लांट्स में हम ये कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांट्स में क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सीड निर्माण की प्रक्रियाओं की बात करें तो निर्माण में सबसे पहले हिस्टो डिफरेंशिएशन फेज देखने को मिलती है, जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट डिवाइड इनटू फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है, अलग हो जाता है, क्योंकि 3 कोशिकाएं थी वहां पर नीचे, आपको याद हो तो। ठीक है, नीचे यहाँ पर 3 कोशिकाएं हैं, उनमें से एक कोशिका के साथ ये फ्यूज हुआ है, तो ये जो 2 कोशिकाएं हैं इनसे अलग हो जाता है और एम्ब्रियो का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म डेवलप होता है टू स्टोर न्यूट्रिएंट ग्रोविंग एम्ब्रियो। यहां पर जो बीच में आपका जो एंडोस्पर्म था ये क्या करता है, डेवलप होता है और क्या कर लेता है, खाने को स्टोर करना प्रारंभ कर देता है। और तीसरी काम क्या होता है, आउटर पार्ट ऑफ द ओवल हार्ड इज फॉर्म टू सीड कोट। और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये क्या होता है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है और सीड कोट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये तो पहली फेज थी जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ। दूसरी सेल में क्या होता है, अब कोशिका का आकार बढ़ेगा और बीज का भी आकार बढ़ेगा। ठीक है, क्या होता है, तो जो सीड है वो ग्रो करने के लिए एक्यूमुलेट करता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट होने की वजह से एंडोस्पर्म और जो कोटिलिडॉन्स है इनका निर्माण होता है। ठीक है, इसके साथ में ही ये आकर वहां पर जमा हो जाते हैं, और जो कोशिकाएं होती है या जो सीड होता है वो अपनी मैक्सिमम साइज में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जमा हो रहा है, प्रोटीन जमा हो रही है, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट जमा हो रहे हैं, तो वो क्या हो चुका है, अपने जितनी भरने की उसकी कैपेसिटी थी उसको भर चुका है, तो फुल साइज में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में मैच्योरेशन या ड्राइंग फेज, अब क्या हो चुका है, पानी की मात्रा जो है 10 से लेकर 15% तक कम हो जाती है, और जो डोरमेंट स्टेज है वो प्रारंभ हो जाता है। आपको पता है पौधा जब जो प्लांट होता है आपका, उससे बीज अलग होते हैं, उससे पहले बीज डोरमेंट स्टेज में आ जाते हैं, पानी को कम कर देंगे। ठीक है, स्टोर जो मटेरियल है उसको बिल्कुल इकट्ठा कर लेंगे, हार्ड कर लेंगे, और फिर खुद क्या हो जाएगा, जो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाएगा, डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा, सुषुप्त अवस्था में चला जाएगा, सो जाएगा कहने का मतलब। ठीक है, तो ये चीज है, सीड कोट हार्डन प्रोटेक्टिंग एम्ब्रियो इनसाइड। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके बाद में यहां से स्टार्ट होता है दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका डिटेरियोरेशन क्यूज ऑफ क्रॉप वेराइटी एंड देयर मैनेजमेंट। पहली बात तो जो क्षय हो रहा है, गुणधर्मों में जो गिरावट हो रही है, गुणधर्मों का मतलब जो क्वालिटी खराब हो रही है बीज की, वो क्यों हो रही है ये बात। और दूसरी बात, जो आपका बीज है उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कारण क्या है डिटेरियोरेशन के। ठीक है, जो आपका डिटेरियोरेशन है उसका कारण क्या है।
पहला है जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवंशिक विचलन। अब ये क्या होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि छोटी जनसंख्या आकार में अप्रत्याशित आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं जिससे किस्मों में शुद्धता प्रभावित होती है। ठीक है, जब कम मात्रा में क्या होती है, आपकी जो किस्में होती है उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन किसी भी प्रकार से, चाहे म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, चाहे और कोई कारण होता है, क्रॉस पोलिनेशन हो जाए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है, लिंकेज की वजह से। ठीक है, कई प्रकार की चीजें होती है जो कि आपके प्योरिटी को प्रभावित करती है, तो वो सारे कारण होते हैं। विशेष रूप से जो हाइब्रिड होते हैं या सेल्फ पोलिनेटेड जो क्रॉप्स होती है फसलों में, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा है मैकेनिकल मिक्सर, इसके लिए मैंने बताया ही था। मैकेनिकल मिक्सर का सीधा सीधा मतलब क्या है कि या तो थ्रेसिंग की वजह से या बैग्स की वजह से या कोई और कारण हो सकता है, कोई और इम्प्लीमेंट आपका इक्विपमेंट हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसमें बाहर से कोई बीज आकर गिर जाए। ठीक है, तो वो आपका मैकेनिकल मिक्सर है। ठीक है, कटाई सफाई के दौरान किसी भी चीज में, ठीक है, रख रखाव के समय, खेत से अलग करते समय, कटाई के समय, इनमें प्राकृतिक संकरण क्रॉसिंग भी हो जाती है। ठीक है, जब हम क्या कर लेते हैं, दो किस्मों को पास पास में उगा देते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के पोलन्स उस किस्म में और उस किस्म के पोलन इस किस्म में आ जाते हैं, उल्टे सुल्टे हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं भाई नेचुरल क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, इसको हमने रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो जो नेचुरल क्रॉसिंग होती है, जैसे मक्का में हो गई, सरसों में हो गया, बाजरा में हो गया, तो ये दूर दूर तक जो फसलें होती है वहां पर भी ये चले जाते हैं। ठीक है, दूर तक भी चले जाते हैं, उसकी वजह से जो है आपकी शुद्धता में कमी आती है, जेनेटिक प्योरिटी कम हो जाती है। म्यूटेशन, म्यूटेशन का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। म्यूटेशन जो है किरणों से होता है, मुख्य रूप से जो आपके रेडिएशन है उनकी वजह से होता है या केमिकल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो जो म्यूटेशन है उसकी वजह से कोई नया परिवर्तन आ जाता है। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, यदि एक किस्म में विभिन्न पौधों में अनुकूलम अंतर है तो प्राकृतिक चयन के कारण किस्म शुद्धता प्रभावित हो सकती है। मान लो हम जहां पर फसल उगा रहे हैं उस फसल में मान लो ऐसी फसल है जो कि उस क्लाइमेट में अपने आप को ढाल नहीं पा रही है या ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो उसकी वजह से वही किस्म आगे बढ़ेगी। ठीक है, और जो पौधा सुटेबल नहीं है वहां पर वो क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा या वो बीज डेवलप नहीं कर पाएगा। तो एक ही प्रकार के बीज जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी अशुद्धता आ जाती है। इसके बाद में आता है डिजीज और पेस्ट इन्फेक्शन। ये जो संक्रमण है आपका, चाहे डिजीज का हो चाहे पेस्ट का हो, इनकी वजह से भी जो है आपके क्या देखने को मिलती है, जेनेटिक इम्प्योरिटी देखने को मिलती है। उस बीज को भी हम खराब मान के ही चलते हैं। ठीक है, जेनेटिक इम्प्योरिटी या डिटेरियोरेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी खराब हो रही है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना कि डिटेरियोरेशन का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल प्योरिटी खराब हो रही है या जेनेटिक प्योरिटी खराब हो रही है। यदि पौधा रोग से प्रभावित है तो उसको भी हम गुणों में कमी ही मानेंगे। ठीक है भाई, रोग युक्त बीज को कौन उगाना चाहेगा, ठीक है, कोई नहीं उगाएगा। तो रोग युक्त बीज होने का मतलब भी यही है कि बीजों के गुणधर्म खराब हो चुके हैं, उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, रोगों का जो प्रकोप है वो भी इसको प्रभावित करता है। सीड प्रोडक्शन की जो प्रैक्टिसेज है, यदि हम गलत तरीके से क्या करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं जिसमें आइसोलेशन ड्यूरी का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, इनका पालन नहीं करते हैं, रोग व कीटों का प्रकोप हम जो है कम नहीं कर पाते हैं या उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बीज खराब होना ही है। ठीक है, तो ये भी इसका कारण होता है। ये सारे कारण आपको ध्यान रखने हैं कि जो आपका जेनेटिक या सीड डिटेरियोरेशन है उसका क्या कारण है, सही का क्या कारण है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ डिटेरियोरेशन इन क्रॉप वेराइटी। यदि हम इनका मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है, इन सब चीजों को हम रोकना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, तो जो चीजें वहां पर कारण में थी उन्हीं चीजों को अभी हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, रोकेंगे। तो ये जस्ट उसका उल्टा है। जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करनी है तो आइसोलेशन ड्यूरी मेंटेन करो। ठीक है, इसका क्या करो, पालन करो। क्रॉस पोलिनेशन को रोको। ठीक है, क्या करो, क्रॉस पोलिनेशन को रोको और रोग मुक्त बीजों या प्रमाणित बीजों का उपयोग करो। जब आप बीज उगा रहे हो सीड प्रोडक्शन के लिए तो पहले ही साफ सुथरे अच्छे रोग मुक्त बीजों का उपयोग करो। ठीक है, इसके अलावा यदि आप आइसोलेशन ड्यूरी बना के रखते हो, ठीक है, जैसे हम जो आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनके लिए ये कहते हैं कि 5 मीटर या 10 मीटर का जो दूरी है वो रखो। ठीक है, इसी प्रकार क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए ज्यादा रखते हैं, 800 रखते हैं, किसी के लिए 1200 रखते हैं, किसी के लिए 1000 मीटर रखते हैं। ठीक है, तो वो दूरी बना के रखनी चाहिए, फिर इम्प्योरिटी नहीं आएगी।
प्रॉपर सीड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेज, आपको ये ध्यान रखना है कि रोगिंग का ध्यान रखना है। रोगिंग का मतलब समझते हो? रोगिंग का मतलब ये होता है कि यदि कोई खराब बीज आ गया है, अवांछित बीज आ चुका है, ठीक है, आपने फसल उगा रखी है एक खेत में, अब एक खेत में मान लो हजारों पौधे हैं, उन हजारों पौधों में से कुछ पौधे आपको अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ पौधे क्या है, अलग नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या करना है, उन पौधों को रिमूव कर देना है, और इस चीज को हम रोगिंग कहते हैं, ठीक है। और ये टर्म जो है मुख्य रूप से सीड प्रोडक्शन में ही इस्तेमाल ली जाती है, रोगिंग क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, रोगिंग क्या है समझ लेना, क्योंकि यहां से जो है कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है रोगिंग को टर्मिनोलॉजी के रूप में, छोटी परिभाषा के रूप में भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। रोगिंग क्या होती है, तो सीड प्रोडक्शन करते समय जो अलग पौधे होते हैं, जो अलग दिखाई देते हैं, उन पौधों को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रोगिंग कहते हैं, ठीक है। बीज खेतों की समय समय पर क्या करेंगे, फील्ड इंस्पेक्शन, बार बार जाकर आप खेत में क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कोई परिवर्तन, कोई जो रोग है वो तो नहीं आ गया है, कोई नया पौधा तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है। ऐसा होता है तो हम उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। अवॉइड मैकेनिकल मिक्सर, मैकेनिकल मिक्सर का मतलब पहले ही मैंने बताया था आपको, जैसे थ्रेसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, या मान लो कोई और जो है आपका इम्प्लीमेंट या कोई और इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर यह ध्यान रखना है कि पहले से उसकी अच्छे से साफ सफाई हो, ताकि उसमें से बीज जो है इन बीजों में ना आ पाए, एंटर ना कर पाए, मिक्सिंग ना हो पाए, ठीक है। तो वो आपके मैकेनिकल मिक्सर को रोकने के लिए की जाती है। इसके अलावा हम बीजों की ग्रेडिंग भी करते हैं, यानी कि उनको आकार के आधार पर भी ढालते हैं, अलग अलग रखते हैं, ठीक है। तो जब ग्रेडिंग करते हैं उस टाइम पे भी शुद्धता का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें। इसके अलावा पेस्ट और डिजीज से हमें रोगों को रोकना है, अवॉइड करना है अनवांटेड नेचुरल सिलेक्शन को। जब हम जो है सिलेक्शन करते हैं, या जो नेचुरली सिलेक्शन हो रहा है उसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, रिमूव करना है, रोकना है उसको, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना है, कमजोर अवांछित पौधों को हटा दे ताकि शुद्ध किस्म बनी रहे, जो पौधे बेकार है, कमजोर है, ठीक है, जो अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, उन पौधों को हमें क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। सीड सर्टिफिकेशन एंड फील्ड इंस्पेक्शन, लास्ट में क्या करना है, पहले तो जो आपका ये है प्रमाणित बीज उत्पादन प्रणाली को पालन करें, यानी कि इसको हम समझेंगे आगे चल के कि सीड सर्टिफिकेशन एंड फील्ड इंस्पेक्शन कैसे होता है, ठीक है। सीड सर्टिफिकेशन का आपके अलग से टॉपिक दे रखा है एक, कि सीड सर्टिफिकेशन कैसे करवाते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उसकी बात हम वहां से अच्छे से करेंगे, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या कानून है, ये सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। तो सीड सर्टिफिकेशन करवाना, फील्ड इंस्पेक्शन करना, यानी कि खेत में घूमकर देखना, चीजों को सारे को समझना, ठीक है, कि कोई रोग युक्त पौधा तो नहीं आ गया है, ठीक है, बीज में कोई बाहर से किस्म तो नहीं आ गई है, ऐसी चीजों को जो है हमें नोटिस करना है, ध्यान देना है, तब जाकर हमारा जो है जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहती है। एक चीज और है कि हम जेनेटिक प्योरिटी, देखो डिटेरियोरेशन को रोकना अलग चीज है और जेनेटिक प्योरिटी बनाए रखना अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि यदि हमें सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक प्योरिटी को बनाए रखना है, मेंटेन रखना है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसी टॉपिक का पार्ट है, तो इस चीज को भी देख लो। जेनेटिक प्योरिटी बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, यहां से ध्यान देना है, मेथड ऑफ मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी इन सीड प्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सीड सोर्स। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि आप बीज उत्पादन करना चाहते हो, तो बीज उत्पादन करने के लिए पहले बीज लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, पहले बीज लेकर आना पड़ेगा। तो बीज लाते समय ये ध्यान रखें कि कोई सर्टिफाइड सोर्स से ही बीज लेकर आए, ठीक है, मान लो कोई सरकारी एजेंसी है, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑथेंटिक सोर्स है, कोई कंपनी हुई, ठीक है, तो वहां से आप बीज लेकर आते हो, तब जाकर आपका जो है बीज सही प्रोडक्शन देगा, या मान लो अच्छे से उसकी प्योरिटी मेंटेन रहेगी। यदि आप इधर उधर से बीज लेकर आ जाते हो, कहीं से भी लेकर आ जाते हो, तो उसमें जेनेटिक प्योरिटी होना स्वाभाविक नहीं है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं जो है मिक्सर होगा, या उसमें कोई दूसरे किस्म के बीज मिले हुए होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका बीज भी खराब
हो जाएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, बीज उत्पादन के लिए प्रारंभिक मूल बीज या आधार बीज का ही इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, ये बीज हमें कहाँ से लेना है, तो सर्टिफाइड जो एजेंसीज है वहां से ही लेना है। ठीक है, प्रमाणित जो एजेंसियां हैं हमारी वहां से ही लेना है, कोई सरकारी एजेंसी हो सकती है, ठीक है, वहां से आप बीज ले सकते हो। तो ये पहला जो है, पहला स्टेप है जिसमें हम जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन रखते हैं। दूसरी बात, आइसोलेशन डिस्टेंस, इसकी तो हमने पहले भी बातें की है। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक फिक्स दूरी, जो कि अब ये देखो आप आइसोलेशन दूरी बना के रखते क्यों हो, ठीक है, कारण समझ लो एक बार। जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम कारण की बात करते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्यों कर रहे हैं, तो समझने का प्रयास करना। मान लो एक खेत ये है, ठीक है, और एक खेत आपका ये है, दो खेत है आपके पास। यहां पर आपने कोई वेराइटी ए उगा रखी है और यहां पर वेराइटी बी उगा रखी है। अब होता क्या है कि यदि फसल क्रॉस पॉलिनेटेड है, ठीक है, कंडीशन ध्यान रखना, यदि फसल आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड है, इसका मतलब उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो दूर तक जाएंगे। ठीक है, उसके पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, दूर तक, हवा के माध्यम से, इंसेक्ट्स के माध्यम से, या पानी के माध्यम से, या मान लो ह्यूमन टच की वजह से। ठीक है, हम मान लो खेत से गुजर रहे हैं, हमारे जो है टच में पोलन ग्रेन्स आ गए, उनको हमने अगले खेत में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ह्यूमन टच की वजह से, इनकी वजह से क्या हो जाता है, ये पोलन्स यहाँ आ जाते हैं और इसके पोलन्स यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ के गुण यहाँ आएंगे और यहाँ के गुण यहाँ आएंगे, इसकी वजह से जेनेटिक प्योरिटी खराब हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, जेनेटिक प्योरिटी खराब हो जाती है। इसको रोकने के लिए हम रखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। पहले ये पता लगाते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो प्लांट है उसमें कितनी कैपेसिटी है, कि कितनी दूर तक उसमें परपरागण हो सकता है। ठीक है, जैसे जो आपका बाजरा है, पर मिलेट है, उसके लिए हम ये कहते हैं कि लगभग 1000 से लेकर 1200 मीटर तक भी उसमें क्या हो सकता है, जो क्रॉस पोलिनेशन है वो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी फिर दूरी ही इतनी रखेंगे कि 1200 मीटर तक तो क्या है, हमें खेत में आसपास में कोई दूसरा बाजरे का प्लांट रखना ही नहीं है। ठीक है, तब जाकर वो जो जेनेटिक प्योरिटी है वो बनी रहती है, मेंटेन रहती है। तो ये आइसोलेशन थ्योरी का क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, इस चीज को समझा करो। ठीक है, कंसेप्ट को समझ लिया करो, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाती है। जब आइसोलेशन डिस्टेंस समझ में आ जाती है तो ये रखना क्यों जरूरी होता है ये भी समझ में आ जाता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन को रोका जाता है इसके द्वारा। इसके बाद में आ जाता है, इसके भी अलग अलग जो है टाइप है। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, कौन सी है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें क्या होगा, कम आइसोलेशन डिस्टेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि सेल्फ में क्या होते हैं, जो पोलन्स होते हैं वो दूर तक जाते नहीं है, या तो फ्लावर के ओपनिंग होगी ही नहीं, फ्लावर खुलेगा नहीं, और यदि खुलता भी है तो उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो ज्यादा दूर तक मूवमेंट नहीं करते हैं, उड़कर नहीं जाते हैं या कीटों के द्वारा नहीं जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो फिर आपको क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस की आवश्यकता होगी। जैसा कि हम कह रहे हैं, आपके जो कुकुरबिट्स होते हैं उनमें हम 1600 मीटर तक क्या रखते हैं, दूरी रखते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके जो आपके कुकुरबिट्स हैं, अधिकतर जो कुकुरबिटेसी कुल के जो आपके ये है फसलें हैं, इनमें क्या रखते हैं, ज्यादा दूरी रखते हैं, 1600 मीटर तक की दूरी रखते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके जो पोलन्स है वो उड़कर चले जाते हैं। अब उड़कर तो कहीं तक भी जा सकते हैं, तो इतनी दूरी रखना जरूरी है। 1600 मीटर का मतलब हो गया लगभग 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर दूरी जो है हम रखते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड, तो इसमें हम मीडियम डिस्टेंस रखते हैं। जो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड जैसे कॉटन हो गया, जो आपका पिजन पी है ये हो गया, इनमें हम मीडियम यानी कि ना तो ज्यादा और ना कम, मीडियम दूरी रखते हैं। तो ये चीजें आपको तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है आइसोलेशन डिस्टेंस में। इसके बाद में रोगिंग। रोगिंग का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, ऑफ टाइप प्लांट हो, अनवांटेड प्लांट हो या डिजीज प्लांट हो, सबको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, रोगिंग ही बोलते हैं। आई बात समझ में। कोई अनवांटेड प्लांट जैसे कि वीड आ गया, ठीक है, या कोई दूसरी फसल का प्लांट आ गया, ठीक है, उसको रिमूव कर देना। डिजीज युक्त कोई प्लांट है जिसके कोई रोग हो गया, तो उस रोग वाले प्लांट को ही वहां से रिमूव कर दो। इसके अलावा ऑफ टाइप प्लांट, ऑफ टाइप का मतलब हो गया एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा आ गया, उस प्रकार का, या ऑफ सीजन का कोई पौधा आ गया, उस प्रकार की जो चीजें होती है वो आपके रोगिंग में आती है। तो रोगिंग भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, इसका भी ध्यान
रखना है, ये भी इस्तेमाल की जाती है जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए। प्रॉपर सीड टेक्निक ये हम देख ही चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं वो ध्यान देनी है, सीड प्रोसेसिंग का ध्यान रखना है। फिर जो है फील्ड इन्फेक्शन करना ही है, स्वाभाविक सी बात है कि खेत में जाएंगे, खेत को ध्यान रखेंगे, खेत में देखते रहेंगे, ये जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि नेट हाउस और पॉली हाउस का यूज करेंगे। जब हम चीजों को रोकना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशन में करना चाहते हैं, तो दो ही चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे एनवायरमेंट के लिए कंट्रोल करना हो, चाहे पॉलिनेशन को कंट्रोल करना हो। क्योंकि कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि काफी दूरी तक पोलन ग्रेन्स जाकर क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो ऐसी फसलों के लिए फिर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो चारों ओर से बंद रहता है, तो उसमें ना तो पोलन बाहर से आएंगे और ना ही अंदर वाले पोलन बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, ठीक है, क्योंकि ये तो चारों ओर से बंद रहता है ना, पॉली हाउस या नेट हाउस जो होता है चारों ओर से बंद रहता है, तो उसके वजह से पोलन बाहर नहीं जाते हैं या बाहर से अंदर नहीं आते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती है उनके लिए सही माना जाता है, अच्छा मेथड है, ठीक है। इसके बाद में पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, इनका भी ध्यान रखेंगे। अवॉइड मैकेनिकल मिक्सर, मैकेनिकल मिक्सर को अवॉइड करेंगे। स्टोरेज एंड हैंडलिंग के समय भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्टोरेज करते समय जो है नमी का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोई दूसरे बीज के पास में हम रख रहे हैं तो जो बैग्स है वो इधर उधर ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें हम संग्रहित करते समय क्लीन, पेस्ट जो है फ्री, प्रॉपर पैकेजिंग के साथ में क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आपके डिटेरियोरेशन को, फिजिकल जो प्योरिटी है, जो जेनेटिक प्योरिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं है, एक दो बार आप पढ़ लोगे सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अधिकतर चीजें समझने वाली चीजों में इसमें आइसोलेशन दूरी थी जो मैंने आपको बता दी थी, बाकी मैकेनिकल मिक्सर हो गया, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाती है आसानी से, ठीक है। तो यह हमारा टॉपिक था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।